नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम जिसमें करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। और आज जो बड़ी बहस है उसका बड़ा विषय ये है कि विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन एक बार फिर से सक्रिय है। बैठकों का दौर चल रहा है। 8 जून को लंबे समय के बाद दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन बैठक में हुआ क्या? किसने किसको क्या सुनाया? किसने किस पर ठीकरा फोड़ा? ज्यादातर क्षेत्रीय दलों ने कोशिश की कि कांग्रेस पर गठबंधन की नाकामी का ठीकरा फोड़ दिया जाए। सपा जैसे क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश की ताकि उत्तर प्रदेश में जब सीटों का तालमेल हो तो वहां पर अपना दबाव कांग्रेस के ऊपर वो बना सके। लेकिन राहुल गांधी ने इसी बैठक में, इसी सिलसिले में एक बैठक में कहा कि ये बैठक एकदम गोपनीय रहनी चाहिए, कोई मोबाइल फोन भी लेकर नहीं जाएगा। वहां पर राहुल गांधी ने बदला शायद चुका लिया, एक तरफा सुनाया, और जो सुनाया उसका करीब 8-9 मिनट का ऑडियो स्पीच जारी कर दिया, जबकि इस बैठक को गोपनीय बताया गया था। और उसमें सभी को सुनाया कि मैं ही लड़ सकता हूं। और एक तरह से अगर कहें तो उसमें ऐसी बातें जिससे ये लगता है कि बीजेपी और आरएसएस, ये शब्द उनके हैं कि बीजेपी और आरएसएस से तो मैं ही लड़ रहा हूं, मैं ही लड़ सकता हूं, आप लोग नहीं लड़ सकते, मैं लड़ सकता हूं। यानी उन्होंने अपने सहयोगी दलों को एक तरह से नसीहत दी, क्लास लगाई। और इस क्लास में कुछ नेताओं पर हमला भी बोला, पिनराई विजयन को लेकर खास तौर पर। तो पिनराई विजयन भी कहां चूकने वाले थे, उन्होंने भी जवाबी हमला किया, खुलकर हमला किया। लेकिन ये जो विपक्षी इंडी गठबंधन की बैठक है, इसमें राहुल गांधी ने इसको अपने क्लास के तौर पर बदल दिया क्या, तब्दील कर दिया क्या? आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि उधर क्या इक्वेशन है विपक्षी पार्टियों के बीच। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते सुनवाते हैं। तो सबसे पहले वही ऑडियो स्पीच जो कि पहले गोपनीय बैठक कही गई थी, मोबाइल फोन भी नहीं अलाउड था, मोबाइल फोन की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने वो 8-9 मिनट का स्पीच जारी कर दिया, ऑडियो स्पीच। उसी स्पीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिनराई विजयन को हम गले नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके साथ तो उनकी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इसी में उन्होंने आगे ये भी कहा, कोई नहीं सोचता कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन सच है कि हम सब एक साथ आकर बीजेपी को हरा सकते हैं। और उसमें भी उन्होंने अपनी और कांग्रेस को बड़ा बताया। कैसे? सुनिए, बल्कि ऑडियो है तो सुनिए। Every single person will be in this room. We have our fights. But if you're asking me to go and hug the ex-Chief Minister of Kerala, I cannot and I will not, because I have an ongoing political fight with him. So we have to be flexible and we have to realize that there is a full-scale assault on us, trying to prove that the opposition is weak, is disorganized. Finally, I find that in our discussions, there is often a tinge of depression. People think, oh my God, how will we ever beat the BJP? Let me tell you, it is easy to beat them if we stand together and resist. In the last election, nobody in this room except me believed that we could beat the BJP. Now everybody in this room must start believing that we will defeat them. तो आपने देखा इस ऑडियो स्पीच में और भी बहुत कुछ बातें राहुल गांधी ने कही हैं, और वो करीब 8-9 मिनट की ऑडियो स्पीच है, उसका पूरा पॉडकास्ट भी है। उसी का एक हिस्सा हमने आपको सुनाया जिसमें सीधे वो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर हमला बोल रहे थे। तो जवाब दिया केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने। उन्होंने कहा राहुल गांधी के बयान किसी भी तरह से इंडी गठबंधन की मदद नहीं कर रहे हैं, इससे तो केवल भाजपा को फायदा होता है। अधिकांश समय उन्हें भाजपा के सहायक के रूप में देखा जाता है और उनके कार्य भी उसी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സമീപനമാണ് അത് ഇന്ത്യ വേദിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ നില. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പലപ്പോഴും ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലയാണ് വരുന്നത്. ബിജെപിയുടെ സഹായിയായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ राहुल गांधी ഉണ്ടാവുകയാണ്. बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है विपक्षी इंडी गठबंधन में। लेकिन कांग्रेस के नेता गुलाम अली ने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो राहुल जी के नेतृत्व में सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा।
लेकिन सीपीआई नेता पी संतोष कुमार ने कहा कि राहुल गांधी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन अगर आप इतने लोकतांत्रिक हैं तो आपने दूसरों को भी जगह दी होती। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को और अधिक सावधान रहना चाहिए। आईन को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो अब रास्ता ही बचा यही कि सबको वापस एमलगमेट कांग्रेस में होना पड़ेगा और कांग्रेस की लीड राहुल गांधी जी करेंगे। तभी मुमकिन है कि इन डिवाइसिव फोर्सेस से, इन ताकतों से देश को निजात दिलाई जाए। Because we agree that Rahul Gandhi is the leader of the largest partner in the alliance, but at the same time, if you are so democratic, you could have released other switches also. So that way, Congress party should be more careful, and because we are passing through a very difficult situation in our history, and we need coordination and unity, but at the same time, Congress leadership, this high-handedness cannot be accepted. देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को नसीहत देने का काम चल रहा है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि जो भी राहुल गांधी बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि इस स्तर पर आकर, यानी इतने बड़े स्तर पर आकर नेताओं को बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। कुछ नेता केरल गए और भाषण दिया कि लेफ्ट अब लेफ्ट नहीं रहा और लेफ्ट का बीजेपी से गठबंधन है। कोई लेफ्ट की ईमानदारी पर सवाल कैसे उठा सकता है? जिन लोगों को भी उनकी बात पसंद नहीं आई है, उनको बाद में पसंद आती है। जो राहुल गांधी जी भविष्यवाणी कर देते हैं वो बाद में सच हो जाती है। तो पक्ष क्या, विपक्ष क्या और पक्ष क्या, सभी को ये पता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब भी कोई बात कहते हैं तो संजीदगी के साथ कहते हैं, और उस पर अगर इस तरह का कोई आरोप लगाया जाए तो हम समझते हैं ठीक नहीं। I raise certain pointed questions. I said at this level the leaders must be very responsible, and some leaders went to Kerala, made a speech. Left is no more left, and left has unholy alliance with BJP. How can somebody question the integrity of left? तो बैठक की बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं। कोई सीधे राहुल गांधी का नाम ले रहा है, कोई सीधे राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी पर लेकिन हमला बोल रहे हैं, क्योंकि जो बात अभी डी राजा कह रहे थे कि केरल गए और केरल में जाकर के आपने लेफ्ट पर हमला बोला, बीजेपी के साथ उसकी साठगांठ बताई, ये सब काम केरल विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी नहीं तो किया था। तो भले नाम ना लें, लेकिन आईना दिखाने का काम हो रहा है, एक दूसरे को नसीहत देने का काम हो रहा है। ये हम रहेंगे, लेकिन आज जो राष्ट्रमंच का एजेंडा है उस पर लौटते हैं। आज राष्ट्रमंच का एजेंडा क्या है कि जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हार के बाद, बहुत कुछ हलचल दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में बैठक हुई, एक दूसरे को सुनाया, कहा, जवाब दिया, फिर वार पलटवार हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने एक बैठक में क्या किया कि बिल्कुल एक तरफा संबोधन दे करके गोपनीय बैठक बताया, लेकिन ऑडियो स्पीच जारी कर दी। वो सब हम आपको सुनवा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही। तो सीपीएम के वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि अगर राहुल गांधी केरलम आकर राजनीति के नाम पर लेफ्ट के सबसे सम्मानित नेता पर हमला करते हैं और फिर कहते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ एकता चाहते हैं, तो ये तो सरासर पाखंड है। केरला में कांग्रेस और सीपीएम ऐसी लड़ाई है, तो कुछ जगह वैसी जहाँ लड़ाई है वहाँ कांग्रेस की भूमिका लेगी ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी की बाजू तो लेंगे ही ना, ऐसा कैसे चलेगा। If Rahul Gandhi comes to Kerala and in the name of politics he attacks the most respected leader of the left and then says we want unity against BJP RSS, this is sheer hypocrisy. बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट वाले ज्यादा पलटवार कर रहे हैं राहुल गांधी पर। बहरहाल सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष एक रहे तो बीजेपी को तो हराया जा सकता है। तो यूपी के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए गठबंधन के साथ हैं। सच्चाई है कि विपक्ष एक रहे, इंडिया गठबंधन एक रहे,
तो बीजेपी को हराया जा सकता है। जिस स्टेट में वो चुनाव जीतते हैं तो वहां तो बड़ी खुशी खुशी सरकार बना लेते हैं। अगर इतनी ही उनको आपत्ति होती तो जहां वो जीते हैं वहां से उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। राहुल गांधी जी केवल और केवल जनता को भ्रमित करने की नीयत के साथ काम कर रहे हैं। ये जो प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, केरल में नाराजगी है क्योंकि वहां विजयन पर डायरेक्ट हमला किया था, वो सत्ता से बाहर हो गए। ममता बनर्जी भी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन अब अगला नंबर कहां है? अगला नंबर उत्तर प्रदेश में है। इसलिए सपा जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने भी इस बारे में प्रतिक्रिया दी। और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि इंडी गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सत्ता खो चुका हुआ समूह है और कांग्रेस ने इन सभी क्षेत्रीय दलों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने उस गठबंधन से पूरे देश को सचमुच बिगाड़ दिया। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। India Alliance is a alliance which is a group that has lost power, and Congress has used all these regional parties for its advantage, and they have literally spoiled the entire country with that alliance. और राज्यसभा की पूर्व सांसद और शिवसेना यूबीटी में नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इंडी अलायंस की हर बात से हम सहमत नहीं हैं। रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टियां खुद सक्षम हैं। वहीं शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा ये शिवसेना शिंदे की बुद्धि है कि इंडी अलायंस में तो कुछ बचा नहीं है। पर हर रीजनल पार्टी एक आइडिया पे बनी है, एक आइडियोलॉजी पे बनी है, एंड हर चीज में हम सबके साथ सहमत नहीं रहते, भले ही हम अलायंस में हों। तो मर्जर ये होता है कि हम हाँ में हाँ भरकर हमने कह दिया कि हम जो भी आप कहेंगे आपके शरणों में है। पर बहुत सारी ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जो अपने दम पे लड़ रही हैं और वो अपने खुद के आइडियाज पे लड़ रही हैं। अलायंस में है, इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, पर खुद सक्षम है। इंडी अलायंस का कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके विदेश के हॉलीडे ट्रिप्स में, और फिर आके बयानबाजी करते हैं, वोट शेयर की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं और सीट चोरी की बात करते हैं, बेबुनियादी आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। लेकिन ये समझना अवश्य है कि आते हुए दिन में सिर्फ एनडीए और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चलेगा। इंडी गठबंधन के बाहर जो एनडीए के नेता हैं उनको बोलने का मौका इन्होंने ही दिया है, जो कि अभी शाइना एनसी बोल भी रही थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बयानबाजी से बचना चाहिए और अपने अलायंस पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर के सीरियस नहीं है। अगर वो किसी भी चीज को लेकर सीरियस होते तो जो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश का उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जरूर दिखती, पर आज कांग्रेस पार्टी समापन की ओर जा रही है। राहुल गांधी जी को ये झूठ और नकारात्मक राजनीति को छोड़ते हुए सकारात्मक पहल करते हुए अब अपने अलायंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जो ये सारी बातें आपने सुनी, कुछ बातें इंडी गठबंधन के दलों की ज्यादातर बातें थी, कुछ बातें इंडी गठबंधन के बाहर एनडीए के जो नेता हैं उनकी भी हमने आपको सुनवाई, क्योंकि उनको तो मौका मिला है। जब इस तरह की बातें होंगी, अंदर से इस तरह की बातें होंगी तो वो बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तीखा हमला लेफ्ट पार्टियां यानी वामपंथी पार्टियों के नेता बोल रहे हैं। बहरहाल आज राष्ट्रमंच पर हम इसी बड़े सवाल पर बहस कर रहे हैं। पहले हम आपको 5 सवाल बता देते हैं, कौन कौन से 5 सवाल आज हम पूछ रहे हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन की 8 जून वाली बैठक में और फिर बाद में क्या क्या हुआ अभी तक, ये बताएंगे। दूसरा, क्या क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पर गठबंधन की नाकामी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की? तीसरा सवाल कि सपा जैसे क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश की क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, सीट शेयरिंग की बात होनी है। चौथा सवाल, राहुल गांधी के ऑडियो स्पीच को जारी करने के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? ये इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि पहले इसे गोपनीय रखने की बात कही गई थी, मोबाइल फोन तक नहीं ले जाने दिया गया था। और पांचवा सवाल कि पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी पर इतना खुला हमला क्यों बोला, सीधा एकदम बिल्कुल डायरेक्ट हमला बोला है। इन 5 सवालों पर करेंगे आज राष्ट्रमंच में पड़ताल, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। ऋषि शंकर मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक और विपक्ष के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत। पूजा मिश्रा जी, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, पूजा जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर सुशील पांडे जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुशील पांडे आपका। और अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, यहीं हमारे बगल में स्टूडियो में बिल्कुल हमें
गाइड करने के लिए और समझाने के लिए कि चल क्या रहा है, ये बताने के लिए अवधेश कुमार जी सबसे पहले आप ही के पास। 8 जून को पहली बैठक होती है बंगाल की करारी हार के बाद, और उसके बाद से 8 जून से लेकर आज 14 जून है, 5-6 दिन गुजर गए। इन 5-6 दिनों में सर हुआ क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं, जो बहुत सारी बातें हमने सुनवाई भी। देखिए, वो जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, ये अगर आप गहराई से देखेंगे तो क्या INDIA की बैठक एक नेचुरल बैठक थी? इस बैठक को क्या कांग्रेस और बाकी दलों के सहमति से बुलाई गई थी? अगर ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में पराजय नहीं होती और वो आग्रह नहीं करती तो क्या INDI की बैठक बुलाई जाती? मुझे एक दोहा याद आ रहा है, एक लाइन बोल देता हूँ। कहलाने एकत बसत अही मयूर मृग बाग। इसका मतलब ये कि कहीं अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बाढ़ या विपदा आती है तो मोर और सांप और हिरण और बाघ ये सब एक जगह पर किनारे में नजर आते हैं। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि नेचुरल बैठक नहीं थी, इस तरह की बैठक थी ये? नहीं, तो ममता बनर्जी के इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और INDI के लेकर के इसके पहले क्या बयान था, उनका क्या व्यवहार था, ये तो देखना पड़ेगा ना। कि अचानक अगर पराजय के बाद उनके अंदर INDI को लेकर के एक भाव उमड़ पड़ा है और आके वो सोनिया जी से गले मिल रहे हैं, तो देखना पड़ेगा ना कि पहले क्या था, कांग्रेस को पहले क्या बोल रही थी, वामपंथी पार्टियों को पहले क्या बोल रही थी, INDI के लीडरशिप के बारे में क्या बोला है। और वही INDI पिनियारी विजन, मतलब वही हार गए। अगर केरल में तो उस पर किसी को चिंता नहीं, किसी INDI के गठबंधन ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। तमिलनाडु में द्रमुक, वहां तो INDI था ना भाई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में INDI नहीं है, केरल में नहीं, तमिलनाडु में INDI था, वो चुनाव हार गया, बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं। और अंत में राहुल जी की पार्टी निकल गई और उन्होंने कहा, द्रमुक ने कहा कि भैया मैं क्यों INDI में रहूं फिर। तो ये जो परिस्थिति है, इसी से पता चलता है कि INDI क्या है। 2 साल बाद तो आप उसकी बैठक हो रही है, और ये उसी चीज की पुनरावृत्ति है। जब नीतीश कुमार ने 2023 में पटना में बैठक बुलाई थी जी, तो वहां से लगा था कि शायद विपक्ष कुछ बैठेगा, जैसे ही वो बैठक बेंगलुरु गई जी, ठीक, यही रवैया जो राहुल जी का और कांग्रेस का हुआ, और वहां से नीतीश कुमार बाहर निकल के आए और धीरे धीरे वही आधार बनी थी एनसीपी के विभाजन का। आपको बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने बाद में कहा ना कि वहां तो सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, कोई गठबंधन तो था नहीं जी, तो उसमें रहने से क्या फायदा था। और उसके बाद वो पार्टी भी विभाजित हो गई। तो ये जो परिस्थिति थी, ठीक उसी की पुनरावृत्ति है। अब उसमें ममता जी हार गई, चुनाव हारने के बाद पार्टी टूट गई। और देखिए क्या है, मतलब प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, कि पहले ग्रास में ही कैसे मक्खी पड़ जाती है, पड़ गई। जैसे ही ममता जी यहाँ आती है कि उसी समय इनके जो है 20-19 सांसद उसी समय एक तरफ इधर बैठी थी, उधर वो लोग बैठ रहे कि हम लोग लोकसभा अध्यक्ष से मिल रहे थे, वही ना, और नेता बाहर आके बयान दे रहे हैं। तो उसमें INDI का मतलब है कि देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बैठक से निकला क्या, नेताओं के ने क्या क्या कहा, बोला तो है कि भाई दूसरे नेताओं का क्यों नहीं आपने जारी किया। तो ये कांग्रेस का जो आहंग है और राहुल जी के अंदर ये जो भाव है और उनके लोगों ने पैदा किया है कि इस देश में ओपोजिशन को लीड केवल यही कर सकते हैं, ज्ञान बुद्धि इनके पास है, कांग्रेस के पास ही सारा थिंक टैंक है, दिशा है, और कांग्रेस ही देश को समझती है, और राहुल जी की लोकप्रियता इतनी है। और लास्ट बात जो कह रहे थे अभी अखिलेश जी कि INDI जहां एक होगा वहां चुनाव जीत जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो INDI एक होकर चुनाव लड़ा था, बिहार विधानसभा चुनाव में INDI एक होकर क्या दोनों जगह चुनाव जीत गए। तमिलनाडु की तो भी तो हार ही गए, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी नहीं थी, मान लो बीजेपी की हैरानी की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्ट नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अखिलेश यादव जी, उनकी अपनी पार्टी अकेले सशक्त है बीजेपी को चुनौती देने में, बिल्कुल कहां INDI है, और उसके चक्कर में पड़ के वो अपना वोट गंवाने जाते हैं। पूजा जी इसीलिए आज सबसे पहले आप ही के पास, अवधेश जी के बाद सीधे आप ही के पास। बिल्कुल आप लोगों ने मौका तलाश लिया। 8 जून को अगर कांग्रेस एक बैठक बुला रही है कि भाई जो कुछ हुआ विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अब कुछ रणनीति बनाते हैं, आगे उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा सब चुनाव होने वाला है, हाँ? और आप लोगों ने उसमें एक मौका तलाश लिया कि खूब बढ़िया से खरी खोटी सुना दो, पूछ लो कि DMK क्यों नहीं आया, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई, इस सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, सीधा आपने सुना दिया। लेकिन राहुल गांधी जी भी और कांग्रेस भी बड़ी सयानी निकली, एक तरफा स्पीच मारी, उस स्पीच वहां गोपनीय बैठक में एक तरफा स्पीच दी, और उसके बाद उसको कहा कि ये गोपनीय रहेगा, आप लोग तो मोबाइल फोन भी ना लाए, और उस ऑडियो स्पीच को 8-9 मिनट को जारी कर दिया।
उसमें कहा मैं हूं, आप लोग कहां? पूजा जी आपको नमस्कार लालचंद जी और साथी पक्षों का नमस्कार। नमस्ते। पहली बात तो ये वो जो स्पीच है वो गोपनीय मीटिंग की नहीं है, वो 8 जून की मीटिंग की ही है। और जो है कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से अपनी चीजों से, जहाँ पे क्योंकि राहुल गांधी जी की स्पीच है तो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से शेयर की जाएगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्पीच होती तो वो हम शेयर कर रहे होते हैं, हमारे ऑफिशियल हैंडल से शेयर हो रही थी, पर वो है 8 जून की। उसके बाद में कोई गोपनीय मीटिंग नहीं हुई। तो मैं सोच ही रही थी जब से आप शुरुआत की हुई थी, या तो मिसगाइड किया जा रहा है, आपने इंटेंशनली कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान नहीं सकती कि आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि ये 8 ही जून की जो है स्पीच है, कोई गोपनीय मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद में दूसरी बात अभी जो है कही जा रही कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, ये लेकर के आगे मैं थोड़ा सा यहाँ एक लाइन बोल लूं, बिल्कुल स्वागत बोल लेता हूँ, एक लाइन। राहुल जी का ये स्पीच जारी हो गया, अखिलेश जी की स्पीच किधर है पूजा जी? वो हमें मिली नहीं, बताइए। लालचंद्र जी, आपको जैसे इनके एक सैंडल पे गया आपको मिली, ठीक है, आपको तो वो भी मिल गई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चलते हुए धीरे से बोले हुए थे, आपने तो वो भी चलाया। मुझे उस बैठक के अंदर वाला चाहिए अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बैठक के अंदर वाला, वो भी हमारे एक्स हैंडल से जब अपलोड होगा, लेकिन तब आपने मत कहिएगा कि नहीं ये अच्छा अभी तक अपलोड नहीं हुई। 8 जून को बैठक हुई पूजा जी, अभी तक अपलोड नहीं हुई, कांग्रेस अपलोड कर चुकी है। इसी पर सीपीएम के नेता का बयान आपने सुनवाया है बिल्कुल कि राहुल जी का आया तो बाकी स्पीच क्यों नहीं जारी किया? मैं वही तो मांग किया है, सवाल उठाया। अगर ये बैठक गोपनीय नहीं थी तो बाकी नेताओं की, उनको तो अखिलेश यादव के लिए इसलिए खुद मांग किया है सीपीएम के नेता ने, आपके के सामने मांग। जी अभी अवधेश जी, लालचंद जी और अवधेश जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी युवा हूँ, थोड़ा बोलने दीजिए, इतना एक्सपीरियंस नहीं है आप जैसे लोग के आप दो लोग बीच में बोलेंगे और मैं ना आपको पूरा स्पेस है, बोलिए ना। आपने क्योंकि हमारे लाइन पर सवाल उठाया तो हमने कहा भाई जिस वजह से हमने ये लाइन ली है वो लाइन हम बता दें आपको। जिस वजह से हमने ये लाइन ली कि सिर्फ राहुल गांधी के ऑडियो को जारी किया गया, वो लाइन तो हम क्लियर कर दें आपको, क्योंकि हमने किया है ना ये, इसीलिए हमें क्लियर करना जरूरी था। अब आप बोलिए। मैं इस बात को नहीं मान सकती कि डीडी न्यूज को ये फैक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये 8 ही जून का स्पीच है। अगर उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि ये गोपनीय मीटिंग हुई तो गलत बात है। आप उसको ऐसे पोर्ट्रे करते कि 8 जून की मीटिंग थी, कांग्रेस ने अभी वामपंथी नेता की बात हमने सुनवाई है कि बाकी नेताओं के ऑडियो क्यों नहीं जारी हुए। वो फैक्ट कह रही ना, उन्होंने भी नहीं कहा कि कोई गोपनीय मीटिंग की थी, ये 8 जून की मीटिंग थी। अब आ जाते हैं बात पर। अभी अवधेश जी जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं। अगर इसी तरीके से सवाल उठाना तो भाजपा के गठबंधन पे भी, एनडीए के गठबंधन पे भी सवाल उठ सकता है। बिल्कुल उठ सकता है, चल रहा है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इनके गठबंधन में युद्ध चल रहा है। लेकिन वही बात है ना कि अपने संग सब शुद्ध है, दूसरे संग अपराध, ऐसी नीति देखकर हंसता है संवाद। मैं अभी यही संवाद सुन करके यही दोहा मुझे दिख रहा था कि हाँ ये सूट बैठता है जैसे आपने बैठाया था सूट। तो अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, आपको पता है जो मीटिंग हुई वो उसमें 5 मिनिमम जो है कॉमन प्रोग्राम भी लेकर के आए। हमने तय किया कि हम 2 महीने बाद में मीटिंग करेंगे। आपको लगता नहीं है दिस इज टू अर्ली कि आप कहने लग जाए कि नहीं अभी नहीं है, 2 महीने बाद मीटिंग हो जाए तब तक इंतजार कर लेते ना, नहीं होती तो फिर आप कहते हैं कि नहीं अभी तो कहा हुआ था। और अभी जो जैसी बातें हमने पूजा जी जैसी बातें हमने आपके सहयोगियों की सुनवाई है अभी टेलीविजन स्क्रीन पर, रह क्या जाता है पिनराई विजयन डायरेक्ट हमला बोल रहे हैं, वामपंथी नेता डायरेक्ट राहुल गांधी जी पर हमला बोल रहे हैं। हर गठबंधन में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां होती हैं, मतभेद होते हैं। उत्तर प्रदेश में ही निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है संजय जी, वो रो रहे होते हैं मंच से, वो कहते हैं कि फेक एनकाउंटर हो रहा होता है। अनुप्रिया पटेल जी नीट पेपर लीक पर सवाल पूछ रही होती हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, और यहीं पर जो है इनकी जो घटक दल है अलग अलग करते, वो सारी गठबंधन में होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया ब्लॉक में कुछ यूनिक निकल करके आया। इतिहास रहा है कि गठबंधन रहेगी पार्टियों का तो मतभेद रहेगा। ठीक है, जब आप गोपनीयता को अभी नकार रहे थे, जब आप गोपनीयता को नकार रहे थे, ऋषि जी हंस रहे थे। ऋषि जी आपसे सीधा सवाल, रह क्या जाता है ऋषि जी? एक नेता का स्पीच जारी होता है, बाकियों का स्पीच हमें नहीं मिल रहा, हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला अंदर का स्पीच। ठीक है, दूसरी बात यह कि सारी पार्टियां, वामपंथी नेता कह रहे हैं कि भाई जब एक नेता का जारी किया तो बाकियों का क्यों नहीं जारी किया? तो फिर अब रह क्या जाता है? फिर हम इस बैठक को गोपनीय बैठक क्यों ना माने जिसमें कि बाकी नेताओं का स्पीच जारी नहीं हुआ और राहुल गांधी जी का सिर्फ स्पीच जारी हुआ? मकसद क्या है कांग्रेस का, बताइए। देखिए, कांग्रेस का मकसद जो है कि एक यूनाइट फ्रंट बनाया जाए जो बीजेपी को चैलेंज कर सके। ठीक है, एक बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान में जो बीजेपी का जो वोट बेस है
उसको चैलेंज करने के लिए कोई सिंगल पार्टी अकेले अपने बलबूते चुनौती नहीं दे सकती है। जब तक आप एक यूनाइट फेस और यूनाइट गठबंधन के साथ बीजेपी के चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी को हराया जा सकता है। अवधेश जी ने जो कहा ये बात बिल्कुल गलत है। 2024 लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कैसे इंडिया गठबंधन ने शिकस्त दी है, वो नतीजे आपके सामने हैं। बात यहीं पर आती है। ऋषि जी एक लाइन मुझे बोलने दीजिएगा, एक लाइन बोलने दीजिएगा, फिर आप ही बोलिएगा। बात यहीं पर आती है। पूजा जी की पार्टी ने जीती कितनी? 37 सीटें, ठीक है, यूपी में 2024 में आंकड़े हैं ना भाई। कांग्रेस ने कितनी जीती? 6 सीटें, ठीक। तमिलनाडु में टीएमसी कितनी जीती? अभी भी कम से कम उन्होंने जिस समय चुनाव का नतीजा आया 80 विधायक उनके जीते, कांग्रेस के 2, और भी बाकी राज्यों का भी आप नतीजा ले लीजिए। फिर भी राहुल गांधी जी सबको नसीहत दे रहे हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस ही लड़ रही है बीजेपी आरएसएस से, तुम लोग कुछ नहीं हो, या तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, हम ही लड़ रहे हैं। देखिए, यदि पैन इंडिया आप लालचंद जी बात करें तो बीजेपी के बाद सिंगल मतलब जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस का जो वोट शेयर जो है 25% से अधिक है। जी जी। तो स्वाभाविक है कि वो नेचुरल मतलब एक चॉइस हो जाती है बीजेपी के विरुद्ध में। एक ये बात बिल्कुल सही है कि जहां जिस पार्टी का आधार है वो पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी, जिनका आधार कम है वो छोटे भाई की भूमिका में होगी। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम जो ऐसे रीजनल फोर्स हैं। तो एक तो इसमें कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, तो उनकी जो भूमिका होती है तो बड़ी हो जाती है, स्वाभाविक है बड़ी हो जाती है। अब ये कांग्रेस को भी दरिया दिल दिखाना होगा और छोटे पार्टियों को भी दिखाना होगा, ताकि एक दूसरे का जो हित है साधा जा सके और एक यूनाइट फेस जो है बीजेपी के सामने रखा जाए। ठीक। लेकिन मैं एक बात खत्म कर रहा हूं। जो अवधेश जी कह रहे हैं, अवधेश जी के बातों को देखिए तो बीजेपी कभी सम्राट चौधरी के लिए क्या कहती थी, बीजेपी कभी हेमंत बिश्व शर्मा के लिए क्या कहती थी, बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के लिए कहती थी। पार्टी में शामिल हो गए ना ऋषि जी, वो सारे लोग तो पार्टी में शामिल हो गए। सुन तो लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अमित शाह कहते थे ऑन कैमरा पैसा लेते हुए, ऐसे गिनते हुए, ठीक है, वो अब पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक मिनट जेबी में रखते हुए। अब कैसा आरपी सिंह जी का जवाब, उसके बाद डॉक्टर सुशील पांडे। आरपी सिंह बोलेंगे, आरपी सिंह जी का जवाब। आरपी सिंह जी कह रहे हैं भाई डिफरेंस तो आपकी तरफ में भी है, उन्होंने संजय निषाद जी का नाम भी लिया। आरपी सिंह जी का डिफरेंस तो आपकी भी तरफ है, सिर्फ इंडी गठबंधन में तो डिफरेंस नहीं है। बीजेपी का एक ही मूल मंत्र है, भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ। आरपी जी जवाब दे रहे हैं, सत्ता कैसे भी पाओ। आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं। आरपी सिंह जी, ऋषि जी अच्छे पत्रकार हैं, इनका आवाज ही नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज उनकी तकनीकी वजह से नहीं आ रही है। आप ये मत कहिएगा कि उनकी आवाज नहीं निकल रही है, आवाज निकल रही है, तकनीकी वजह से नहीं पहुंच रही है। मैं तो बोलता हूं क्योंकि आपका आवाज आप अच्छे, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैं इनके ऑडियो को ठीक करवाता हूं, ऑडियो को ठीक करवा के दोबारा आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या जवाब दूंगा बताइए। आरपी सिंह जी ऑडियो को दोबारा ठीक करवा के जोड़ता हूं, तब तक सुशील पांडे जी के पास। सुशील पांडे जी, 2027 में अब उत्तर प्रदेश का ही नंबर है। सुशील पांडे जी बताइए क्या इक्वेशन बनेगा विपक्ष का, क्योंकि वहां एक तरफ देखिए एनडीए में ठीक है, संजय निषाद जी कुछ बातें कह रहे हैं, राजभर जी कुछ बातें कहेंगे, लेकिन लग रहा है कि शायद एक साथ ही लड़ेंगे ये लोग। उधर दूसरी तरफ में क्या इक्वेशन बनेगा सुशील पांडे जी, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, और सबसे बड़ा फैक्टर बहन जी मायावती जी का। जी लालचंद जी, भी यह देखना होगा कि अंतिम समीकरण क्या बनते हैं, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में जो एनडीए गठबंधन है वो काफी मजबूत है। और इनके सरकार में जैसे राष्ट्रीय लोकदल भी जुड़ा है अभी हाल ही में, और कई क्षेत्रीय दल उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हाल की स्थिति में तो एनडीए गठबंधन यहाँ काफी मजबूत स्थिति दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको अभी स्पष्ट करना होगा कि किस प्रकार के क्षेत्रीय दलों से वो गठबंधन करते हैं या कांग्रेस से उनका किस प्रकार का गठबंधन होता है। लेकिन सुशील जी 2024 के लोकसभा चुनाव में तो भाई अच्छा दिखाया था इस गठबंधन ने, जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहा। आप कह सकते हैं कि सफल रहा था वो गठबंधन बढ़िया। इस बार क्या लग रहा है, इस बार भी यही दोनों लड़ेंगे या कुछ और पार्टियों को जोड़ेंगे?
देखिए लालचंद जी, जो अगला चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में वो राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास बराबर का अवसर है। जहां सत्ता पक्ष के पास अपने 10 वर्ष की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है, जिस प्रकार से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तर प्रदेश में बेहतर बनाया है, उसको लेकर के गठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन विपक्ष के पास भी कई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कुछ युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार की बात है और कई और मुद्दे हैं जिसको विपक्ष सामने लाएगा। तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई किस प्रकार से होती है। आरपी सिंह जी की आवाज और संपर्क ठीक हो चुका है। आरपी सर, अभी कह रहे थे ऋषि शंकर मिश्रा जी कि उनकी आवाज नहीं निकल रही है। मैंने कहा आवाज निकल रही है, तकनीकी वजह से नहीं पहुंच रही है। सर बताइए। बड़े भाई हमारे ऋषि जी सुनिए, मैं मनमोहन सिंह नहीं हूँ, सरदार भी हूँ मैं, समझिए आप। मैं मनमोहन सिंह ये तरह नहीं हूँ जो मौन रहते हो जी। मैं खुलकर बोलता हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने आपको एक बार ही टोका, मैंने आपको एक बार सिख समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। शर्मा के खिलाफ कोर्ट में सिख समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री का आप अपमान कर रहे हैं। सिख समुदाय से आने वाले व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। सिख समाज से आने वाले प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। आप पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। पूरे पंजाब कौम को अपने अपमान करने का काम किया। माफी मांगिए, सिख समुदाय से माफी मांगिए, सिख समुदाय से माफी मांगिए। सिख समुदाय आतम मंथन की जगह स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे, ये तो सब जानते हैं हम लोग। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पर भी बहुत कम बोलते थे, ये तो हम सब जानते हैं। नहीं करेगा ऋषि मिश्रा, सिख समुदाय का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा ऋषि मिश्रा। का अपमान कीजिए। देखिए ये डिबेट ये चलेंगे, ये मैं बात करूंगा अपनी में। इनको थोड़ी देर म्यूट पे रखिए आप जरा। इन्होंने बोला जब इन्होंने मेरा पास छोड़ा सिख समाज का ठीक है। सिख समुदाय से खुद ही आते हैं आरपी सिंह जी। ठीक है, आरपी सिंह जी का जवाब पहले जो सवाल आपने पूछा था आप उस पर आ जाइए। आरपी सिंह जी कह रहे हैं भाई डिफरेंस तो आपस में मतभेद तो उधर भी है, एनडीए में भी। नहीं, मतभेद होना और बात है। प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस आत्म मंथन करने की जगह आत्म मुक्तता में जी रही है। वो इसमें कि हम ही सब कुछ है, हमारे बाहर कुछ नहीं है, हम ही श्रेष्ठ है। और जबकि सबको पता है कि वो गले में फांस की तरह है और जब जरूरत पड़ती है तो पीठ पे छुरा भी घूमते हैं। टीएम के लिए क्या कहा था, जहां अभी लेफ्ट पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, और चुनाव से पहले टीएमसी को लेकर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, तब तो बड़ा कुछ कहा गया ममता बनर्जी को लेकर। और ममता बनर्जी राहुल गांधी को क्या ट्वीट करती थी, जहां समाजवादी नेता अखिलेश यादव के बारे में क्या कहा था कमलनाथ जी ने। कौन है अखिलेश? ठीक हम नहीं डालेंगे। पूजा जी ने हाथ उठाया। पूजा जी पहले काउंटर करें। इनके कटोरे में हम बीच में डालेंगे, यही कहा था। पूजा जी पहले काउंटर करें। कमलनाथ ने और क्या कहा था जब बोलिए पूजा जी बोलिए। कटोरा लेकर गई थी अखिलेश यादव के पास कि 10 में से हमको 5 सीटें दे दो, 5 नहीं हमको 2 दे दो, हमको 2 दे दो। अरे अच्छा, हम आपके सिंपल पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव का जाओ, हम 1 सीट ही देंगे, हम 10 पे लड़ेंगे, 10 की 10 सीटें। टीएमएलए कोर्ट से 2022 वाले बयान के लिए 2026 में एफआईआर दर्ज कराई है। अब दिखाएं अलग जो है भाग करके भाजपा कैसे करती है कि हम आपके मित्र हैं कांग्रेस पार्टी वाले, वो तो मायावती का दरवाजा भी कैसे भी का कटोरा लेकर वो दरवाजा बंद कर दिया गया था उनके मुंह के ऊपर। भाजपा का ये जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं, मतलब थूकते हैं, उसके बाद में उन्हीं को ही स्वागत करके अपनी पार्टी में लेते हैं, मतलब चाटते हैं, और ये आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम तो कम से कम पार्टियां अलग अलग हैं, हमने तो अलग अलग है और अपने जो वक्तव्य है वो भी अलग अलग रखते हैं। आप जैसे नहीं है तो कौन रोक रहा है? क्या करते थे? और अगली बार 2027 के अंदर आपका सुपड़ा साफ होगा यूपी से, ये बात समझ लीजिएगा। अभी ये परेशान कर रहे ना अभिषेक बनर्जी जी को कि यहाँ जा रहे वहां जा रहे। ठीक है मैं लौटता हूँ। अवधेश जी
अवधेश जी ये कह रहे हैं, अवधेश जी एक सेकंड, अच्छा आप एक लाइन जोड़ लीजिए फिर एक लाइन नहीं होता। मैं कंप्लीट कर लूं, सारे सब सुन तो लीजिए, तभी तो दर्शक सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आरपी सिंह जी बड़े भाई हैं, आप सुन तो लीजिए। रुकिए, मनमोहन सिंह की सरदार थे, रुक जाइए फिर, रुक जाइए, सुन तो लीजिए भाई साहब। अवधेश जी के पास, आप हमारे बुजुर्ग हैं, ऐसे गुस्सा मत कीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, नहीं करना है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है, गुस्सा नहीं करना है, मर्यादा में बहस करनी है। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे अवधेश जी बोल लेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। जिस आपने उस व्यक्ति पर लांछन लगाया है, जिस व्यक्ति को विश्व पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति सभी का सम्मान है, सभी का सम्मान है। देखिए मैं यूपी पे आ रहा हूँ, जैसे तमिलनाडु में डीएमके हारी, कांग्रेस को मौका मिला, बंगाल में टीएमसी हारी, कांग्रेस को मौका मिला। चर्चा तो ये भी चल रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से जीत जाती है तो राहुल गांधी को एक तरह से इसमें भी माइलेज मिल सकता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में जो हम लोग मान लेते हैं कि कांग्रेस को, बंगाल में कांग्रेस कहां है जब उसकी यूनिट ही नहीं है जी, ब्लॉक और जिला में, तो उसको क्या मौका मिल गया? अब विधान लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, विधानसभा चुनाव अब 2031 में होना है, तो उसमें क्या मौका मिल गया कांग्रेस को? और तमिलनाडु में तो कांग्रेस को मौका मिल गया, आपके विधायक है, आपने वो INDIA को त्याग दिया, उधर चले गए आप। अखिलेश जी ने तो अखिलेश जी ने कहा भी कि भैया हम कठिन समय में किसी को नहीं छोड़ते हैं, कांग्रेस का तरीका अच्छा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, देखिए इस समय के हमको जरा किसी भी गठबंधन की सफलता किस चीज पर निर्भर करती है? सबसे पहले निर्भर करती है कि गठबंधन के पीछे की विचारधारा क्या है। ठीक। दूसरा, कार्यक्रम के लिए आपने भविष्य के लिए क्या मुद्दे कार्यक्रम तय किए हैं। ठीक। तीसरा होता है कि नेताओं का एक दूसरे के प्रति व्यवहार और टोटल हाव भाव क्या है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि देश का वातावरण कैसा है, क्या उस वातावरण में ये प्रासंगिकता होती है कि नहीं? देश के वातावरण से मैं आ रहा हूं, देश का वातावरण तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश का वातावरण कैसा है, राजनीतिक वातावरण? बहन जी ने कुछ पत्ते खोले हैं, सुशील जी अभी की नहीं? अभी तो बहुजन समाज पार्टी का क्या आगे रवैया होगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आगे यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी समय से सत्ता से बाहर है, तो वह किस गठबंधन में जाती है या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है। और यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व भी बदल चुका है। ठीक है, अब युवा हाथों में उनकी नेतृत्व की क्षमता आ गई है। हमने अलग से ये बात इसलिए की क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, उनका जो रुख होगा वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। लेकिन आप 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा को लेते हैं, उस तरह से नहीं देख रहे तो वो एक अलग परिस्थिति थी। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपने प्रदेश के सरकार को लेके जो असंतोष था, नाराजगी थी, वो काम। आरपी सिंह जी एक लाइन। आरपी सिंह जी सर, देखिए अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, लोकसभा का, उसके रिजल्ट कुछ और थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट उल्ट गए। और इसी प्रकार से देखा भाई, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल है। एक लाइन जल्दी से ऋषि शंकर मिश्रा जी, पूजा जी, ऋषि शंकर मिश्रा जी। देखिए सुशील जी जो कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में पहले बाबा और जो चाणक्य जो बैठे हैं दिल्ली में, उनका इक्वेशन पहले ठीक कीजिए, तभी तो जीत पाइएगा। तभी तो ये कहा जा रहा है कि चुनौती दे पाइएगा। पूजा जी एक लाइन जल्दी से, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। पूजा जी जल्दी से। जी ने एक बात बिल्कुल सही की कि 2024 का सिचुएशन अलग था, 2027 का सिचुएशन अलग रहने हमारे वाली है। बुजुर्ग नेता को ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमारे बुजुर्ग नेता को ठीक है। दरअसल ये जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद इस समय हिंदुत्व का वातावरण है। सुनिए, इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव ने भी बता दिया कि देश हिंदुओं के मन में भाव पैदा हो गया है कि ले दे के बीजेपी हमारी पार्टी है, उसका जवाब INDA नहीं दे पा रही है। आगे अगर सच में बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमला करने से नहीं होगा, ऐसे गोपनीय बता करके और ऑडियो स्पीच अलग से जारी करने से नहीं होगा, राहुल गांधी का जारी कर देने से नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर सुशील पांडे, अमरीश कुमार जी, आरपी सिंह जी, पूजा जी और ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। आगे इस विषय पर और भी
हम पड़ताल करते रहेंगे। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।